क्या कुर्बानी का जानवर आ गया? इस्तांबुल शहर में सऊदी दूतावास के अंदर एक डॉक्टर अपने साथी आर्मी जनरल से ये सवाल पूछ रहा था। जब दूतावास के बाहर एक पत्रकार और उसकी मंगेतर अपनी होने वाली शादी की तैयारियां कर रहे थे, बीच में एक रुकावट थी। बस एक कागज का टुकड़ा चाहिए था जिसे हासिल करने के लिए पत्रकार को सऊदी दूतावास के अंदर जाना था। वो गया, लेकिन कभी लौटकर आया नहीं। 2 अक्टूबर 2018, 36 साल की पीएचडी स्टूडेंट हतीस सेंगिस गहरी नींद में थी जब उनका अलार्म बजा। घड़ी में 3:45 हो रहे थे। हतीस के लिए दिन काफ़ी खास था। वो अपने होने वाले पति से मिलने जा रही थी, जो कोई आम शख्स नहीं, जमाल खशोगी थे। 60 साल का ये उम्र दराज पत्रकार अरब दुनिया का मशहूर चेहरा था। कभी सऊदी शाही परिवार का करीबी रहा, लेकिन अब अपने लेखों से सऊदी राजघराने के एक शहजादे की बखियां उधेड़ता था। शहजादा जिसे सऊदी सर्कल्स में खास नाम से बुलाया जाता था, अबू रसासा यानी फादर ऑफ बुलेट्स। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डर से खशोगी ने अमेरिका में शरण ली। वॉशिंगटन पोस्ट में उनके कॉलम छपे। ट्विटर पर 15 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे और ज़िंदगी इसी ढर्रे पर गुजरती। लेकिन फिर खशोगी की मुलाकात हतीस सेंगिस से हुई। इस्तांबुल में रहने वाली हतीस और खशोगी में मोहब्बत पनपी और दोनों ने घर बसाने का फैसला किया। शादी में लेकिन एक दिक्कत आई। दरअसल हतीस के पिता इस रिश्ते से थोड़े चिंतित थे। वो चाहते थे कि खशोगी कागजी तौर पर साबित करें कि अब वो किसी और से शादीशुदा नहीं। तुर्की के मैरिज ऑफिस को भी ये दस्तावेज चाहिए थे। तुर्की में एक व्यक्ति की कई पत्नियां होना गैर कानूनी है, जबकि सऊदी अरब में एक व्यक्ति 4 पत्नियां तक रख सकता है, 4 बार शादी कर सकता है। सिंगल स्टेटस को प्रूव करने के लिए खशोगी को एक डॉक्यूमेंट चाहिए था। 2 अक्टूबर 2018 के रोज़ खशोगी और हतीस इस्तांबुल के सऊदी दूतावास जाने वाले थे। हतीस उस रोज़ सुबह जल्दी उठी ताकि अपने मंगेतर को एयरपोर्ट जाकर रिसीव कर सके। सुबह 4:07 हतीस जूते पहन ही रही थी कि खशोगी का फ़ोन आया। हेलो हतीस, तुम एयरपोर्ट की बजाय सीधे अपार्टमेंट में मिलो। सूरज निकलने से पहले ही इस्तांबुल की पीली टैक्सी खशोगी को यूरोप अपार्टमेंट्स की तरफ ले गई। घर का ये नाम इसलिए क्योंकि यह इस्तांबुल के उस हिस्से में पड़ता है जो यूरोप में आता है, जबकि दूसरा हिस्सा एशिया में पड़ता है। खशोगी ने यहाँ नया घर खरीदा था, जहाँ हतीस के साथ वो एक नई जिंदगी बसर करना चाहते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस दिन को खशोगी नई शुरुआत सोच रहे थे, वही तारीख उनके जीवन का अंत बनने वाली थी। इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसी सुबह कुछ खतरनाक घट रहा था। सुबह 3:13 सऊदी अरब की राजधानी रियाद से उड़ान भरने वाला एक प्राइवेट जेट इस्तांबुल में लैंड करता है। प्लेन का नाम HZSK2, जिसे डिप्लोमेटिक परमिशन मिली थी। 9 लोग उतरे इस फ्लाइट से, दिखने में आम लोग, लेकिन असलियत में एक सीक्रेट मिशन पर आए लोग, जिनका शिकार उनसे सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। कैसे हुई थी जमाल खशोगी की हत्या? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इसकी प्लानिंग में रोल क्या था? MBS के फ़ोन के मैसेजेस से CIA को क्या क्या पता चला? और खशोगी की डेड बॉडी को कैसे ठिकाना लगाया गया कि आज तक उसका पता नहीं चला? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू। नमस्ते, मैं निखिल हूँ। आप अलिफ लैला देख रहे हैं, जिसमें आज हम सुना रहे हैं कहानी पत्रकार जमाल खशोगी। जोनाथन रगमन अपनी किताब द किलिंग इन द काउंसलेट में बताते हैं, जमाल खशोगी वॉशिंगटन के जिस 2 कमरे के अपार्टमेंट में रहते थे, उसके ठीक सामने सड़क के पार रिट्स कार्ल्टन होटल दिखता था। यूएस का यह होटल खशोगी को रियाद के उस रिट्स कार्ल्टन की याद दिलाता था, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। जुलाई 2017 सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का उरूज शुरू हुआ। तमाम कॉम्पिटिटर्स को किनारे लगाकर MBS क्राउन प्रिंस हुए। दुनिया के सामने MBS की छवि एक प्रगतिशील शहजादे की थी, लेकिन असलियत में लोग उनसे खौफ खाते थे। किशोर अवस्था में एक बार किसी रजिस्ट्री ऑफिसर ने ज़मीन के कागजात साइन करने में आनाकानी की, तब MBS की तरफ से उनके पास एक ख़त आया और ख़त के अंदर एक गोली थी। यहाँ से MBS को एक नया नाम मिला, अबू रसासा, फादर ऑफ बुलेट्स। खौफ का एक कारोबार क्राउन प्रिंस बनने के बाद भी कायम रहा। रगमन अपनी किताब में लिखते हैं,
सऊद अल कहतानी क्राउन प्रिंस का दायां हाथ था। उसे मिस्टर हैशटैग और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के नाम से भी जाना जाता था। कहतानी ने सोशल मीडिया पर वफादारों की एक फौज तैयार की। इसका काम एमबीएस के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाना था। एक्स, जो तब ट्विटर हुआ करता था, कहतानी ने यूजर्स की वहां एक ब्लैक लिस्ट तैयार की जिनमें एक नाम जमाल खशोगी का भी था। खशोगी एमबीएस के तौर तरीकों पर सवाल उठाते थे, लेकिन उनका बोलना लिखना एकदम बंद करा दिया गया। लिहाजा खशोगी ने फैसला किया अपना मुल्क छोड़ने का। जुलाई 2017 सिर्फ 2 सूटकेस लेकर खशोगी यूएस चले आए और यहां पहले से एक घर उनके पास था। सितंबर में खशोगी ने वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखना शुरू किया और यहीं से वो एमबीएस की नज़र में आ गए। एमबीएस का तानाशाही रवैया दुनिया ने पहली बार नवंबर 2017 में देखा। सऊदी अरब के लगभग 200 व्यापारियों, शहजादों और पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर रिट्ज कार्ल्टन होटल में नजरबंद किया गया। बकौल एमबीएस ये तमाम लोग कैंसर की तरह थे जिनका इलाज किया जाना जरूरी था। तमाम लोगों को महीनों कैद रख के उगाही की गई, उसके बाद ही रिहाई मिली। खशोगी ने अपने कॉलम में इस घटना को द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स का नाम दिया। ये नाम ओरिजिनली नाज़ी जर्मनी में हुई एक घटना को दिया गया था। साल 1934 में जब एक ही रात में हिटलर ने अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगा दिया था, एक पर्ज किया था। खशोगी की कलम ने जैसे एमबीएस के खिलाफ बोलना शुरू किया, कीमत सऊदी अरब में रह रहे उनके परिवार को चुकानी पड़ी। परिवार के ट्रैवल पर बैन लग गया। इसके बाद सोशल मीडिया में खशोगी के खिलाफ कैंपेन शुरू हुआ। उन्हें कैंसर कहा गया, गद्दार कहा गया, ज़ायनिस्ट तक कहा गया। इसके बाद भी हालांकि खशोगी लगातार लिखते ही रहे, ये सोचकर कि शायद वो यूएस में सेफ हैं, जो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मई 2018 में खशोगी के पास एक कॉल आया। फ़ोन के दूसरी तरफ एमबीएस का भरोसेमंद सऊद अल कहतानी था। कहतानी ने खशोगी को पेशकश की कि लौट आओ, आपको एडवाइज़र बना देंगे, सलाहकार। खशोगी ने इनकार किया और इसके बाद शुरू हुआ डिजिटल जासूसी का सिलसिला। खशोगी को पता चला कि उनके मोबाइल कम्युनिकेशंस पर सऊदी की पूरी नज़र है। कैसे? दरअसल अपने लेखन के अलावा भी खशोगी सऊदी अरब में जागरूकता बढ़ाना चाह रहे थे। कैंपेन कहना चाहिए इसे। एक थिंक टैंक वो बनाना चाहते थे। खशोगी और उनके हमवतन उमर अब्दुल अजीज़ ने एक योजना बनाई, साइबर बीज नाम से। इसके तहत सऊदी युवाओं को विदेशी सिम कार्ड्स भेजे जाते थे ताकि वो सोशल मीडिया पर सऊदी राज परिवार की खुलकर आलोचना कर सकें। लेकिन ये प्लान भी सऊदी अधिकारियों के हाथ लग गया। अगस्त 2018 में खशोगी को पता चला कि सऊदी अधिकारियों ने अब्दुल अजीज़ के फ़ोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया और इसके ज़रिए वो सारी जानकारियां निकाल रहे थे। खशोगी के 400 व्हाट्सएप मैसेज भी सऊदी के पास थे, जिनमें से एक में वो एमबीएस के बारे में लिखते हैं, वो पैकमैन की तरह है, जितने अधिक शिकारों को खाता है उतनी उसकी भूख बढ़ती जाती है। इस प्रकरण के बाद खशोगी समझ गए कि यूएस में भी सेफ नहीं है। सावधानी ज़रूरी थी। लेकिन फिर खशोगी से एक बड़ी गलती हुई, उन्हें प्यार हुआ। मई 2018 की बात है। खशोगी एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने तुर्की के इस्तांबुल गए। यहाँ उनकी मुलाकात हतीस सेंगिस से हुई। जैसे शुरुआत में बताया, हतीस एक स्कॉलर थी। दोनों ने शादी का फैसला लिया और यहाँ से ये कहानी पहुँचती है सीधे 2 अक्टूबर 2018 की तारीख पर। इस रोज़ खशोगी और हतीस दोनों को सऊदी दूतावास जाना था। सुबह करीब 11:50 पर खशोगी ने सऊदी दूतावास को फ़ोन किया और इन्फॉर्म किया कि आ रहा हूँ। खशोगी को बताया गया कि दोपहर 1 बजे तक उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे। दोपहर 12:45 बजे या एग्जैक्ट बताएं तो 12:42 पर खशोगी और हतीस अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले। एक टैक्सी में बैठकर दोनों रवाना हुए। रास्ते में दोनों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की उन दीवारों को देखा जिन पर चढ़कर 500 साल पहले तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय हासिल की थी। इस्तांबुल का पुराना नाम है। खशोगी इतिहास के शौकीन थे और ख़ुद ऑटोमन वंश से ही आते थे। लगभग 1 ही महीने पहले इस्तांबुल में ऑटोमन सुल्तान महमद के मकबरे पर उन्होंने जाकर कहा था कि अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या वो मुझे यहाँ दफनाएंगे। यही सब सोचते सोचते खशोगी की टैक्सी विंडम ग्रैंड होटल के पास से गुजरी। खशोगी के पास इस पर ध्यान देने की खास वजह नहीं थी, लेकिन असलियत में ये वही होटल था जहां उनके हत्यारों ने पिछली रात बिताई थी। 15 लोगों की एक खुफिया टीम थी, सऊदी अरब से आई थी। टीम का प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल महर मुत्रेब एमबीएस का खास आदमी था, जो इस घटना के 6 महीने पहले ही एमबीएस के बॉडीगार्ड के रूप में ब्रिटेन और यूएस भी गया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल सलाह अल तुबाइगी नाम से डॉक्टर, लेकिन इस्तांबुल में उससे कसाई का काम करने के लिए लाया गया था।
मुस्तफ़ा अल-मदानी 57 साल का ये शख्स टीम का सबसे उम्रदराज मेंबर था और उसे उसकी उम्र और शक्ल सूरत के लिए ही चुना गया था। क्यों? आपको आगे समझ में आ जाएगा। पहले आप सुबह का वाकया सुनिए। 9 से 11 बजे के बीच ये लोग अलग अलग गुटों में सऊदी दूतावास के अंदर घुसे। वहां इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक टीम काम को अंजाम देती जबकि दूसरी का काम लॉजिस्टिक्स को देखना था। दूतावास में जब ये टीम मौजूद थी उस समय वहां कोई और नहीं था। सभी गैर सऊदी कर्मचारियों को या तो दोपहर 12 बजे घर भेज दिया गया था या वहां आने से मना कर दिया गया था। जो सऊदी कर्मचारी वहां रह गए थे उन्हें अचानक बुलाई गई एक मीटिंग में बैठा दिया गया। ये मीटिंग करीब 1 घंटा चली और इस बीच खुफिया टीम प्लानिंग दुरुस्त करने में लग गई। दोपहर 1:02 पर डॉक्टर तुबाइगी ने टीम लीडर मुत्रेब से पूछा कि उम्मीद है काम आसान होगा। मुत्रेब ने हाँ में जवाब दिया और इसके बाद उसने डॉक्टर से कहा, क्या शरीर और कूल्हों को इस तरह एक बैग में डालना संभव होगा? डॉक्टर तुबाइगी ने जवाब दिया, नहीं, जमाल ऊंचा है, करीब 1.8 मीटर, बहुत बड़ा है, उसका पिछवाड़ा घोड़े जैसा है। ये ऑडियो टेप्स के शब्द हैं। अगर हम 2 प्लास्टिक बैग्स में पैक करेंगे उसे तो कोई शक नहीं करेगा। इसके बाद दोनों के बीच चमड़े के बैग के इस्तेमाल पर बात हुई। डॉक्टर नाराज था। उसने मुत्रेब से कहा कि यह पहली बार है कि मैं किसी को ज़मीन पर काटूंगा। एक कसाई भी जानवर को काटने के लिए लटकाता है। इसके बाद उसने टीम के एक सदस्य से अपने हेडफोन्स मांगे। बोला कि म्यूजिक सुनते हुए काम करना आसान होता है। ये पूरी बातचीत जल्द ही सामने आने वाली थी। दरअसल हत्यारों को मालूम नहीं था कि तुर्की की इंटेलिजेंस ने दूतावास को बक किया हुआ था। ऑडियो टेप्स लगाए हुए थे ताकि उनकी सारी बातें रिकॉर्ड होती रहे। उनको जानना था कि दूतावास में चलता क्या है। इस्तांबुल में सऊदी दूतावास 2 मंजिला इमारत है। खशोगी और उनकी मंगेतर दोपहर लगभग 1:10 पर यहाँ पहुंचे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1:13 पर मुत्रेब ने पूछा, क्या कुर्बानी का जानवर आ गया? दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ वो आ गया। बाहर खशोगी ने अपने दोनों मोबाइल फोन्स हतीस को दिए, उनसे इंतजार करने को कहा और खुद दूतावास की बिल्डिंग के धूसर रंग के उस गेट के अंदर चले गए जिस पर 2 सोने की तलवारों वाला निशान था। दोपहर 2:30 बजे खशोगी को अंदर गए 1.5 घंटा हो चुका था। हतीस बाहर फुटपाथ पर बैठी थी इंतजार में। उन्होंने पास के एक सुपरमार्केट से 2 पानी की बोतलें खरीदी, एक अपने लिए और एक अपने मंगेतर के लिए, लेकिन मंगेतर आया ही नहीं बाहर। दूतावास के अंदर मौत का खेल पूरा हो चुका था। जमाल खशोगी का शरीर फर्श पर था। डॉक्टर तुबाइगी ने अपने हेडफोन्स पहने और अब वो लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें काले प्लास्टिक के बैग में भर रहा था। जनरल मुत्रेब ने उनसे जल्दी जल्दी काम निपटाने को कहा और इसके बाद एक कॉल गया सीधे रियाद। काम पूरा हो गया है, हम जल्दी निकल जाएंगे। ये मुत्रेब ने इत्तला दी थी। वहाँ टीम के एक सदस्य मुस्तफ़ा अल-मदानी के बारे में हमने बात की थी, जो अपनी उम्र और चेहरे के लिए ही चुना गया था। अल-मदानी की शक्ल और शरीर खशोगी से मिलता जुलता था। काम पूरा होने के बाद उसने खशोगी के कपड़े पहने, जैकेट, पैंट और शर्ट, साथ में एक नकली दाढ़ी भी लगाई। मुत्रेब ने उसे आगे का काम समझाया कि तुम्हें बस ब्लू मस्जिद तक जाना है, वहाँ कुछ देर बितानी है और फिर होटल वापस आना है। पूरा आयोजन ये इसलिए था ताकि किसी को शक न हो और बाद में वो दावा कर सकें कि खशोगी सही सलामत दूतावास से बाहर निकले थे। दूसरी तरफ दूतावास के बाहर हतीस सेंगिस पूरी तरह से परेशान हो गई। शाम के 4 बज गए, तब तक खशोगी नहीं लौटे और हतीस ने अपनी बहन को फ़ोन मिलाया। बहन ने इंटरनेट पर चेक किया तो पता चला कि दूतावास की टाइमिंग ही 3:30 बजे की थी, यानी दूतावास बंद होने को 30 मिनट हो चुके थे। लेकिन खशोगी का कहीं नामो निशान नहीं था। हतीस ने दूतावास के गार्ड से पूछा। गार्ड अंदर गया और लौटकर उसने कहा कि अंदर तो कोई है ही नहीं। शाम 5:30 बजे हतीस दूतावास के पास एक पुलिस स्टेशन पहुंची गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। इस बीच ये खबर तुर्की के हाई ऑफिशियल्स तक पहुंच गई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के सलाहकार यासिन अक्ताय खशोगी के दोस्त थे। उन्होंने सीधे सऊदी राजदूत को फ़ोन किया और राजदूत ने कहा कि 10 मिनट में वापस कॉल करेगा, लेकिन अगले 2 महीने तक उसने कॉल नहीं किया। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी एक्टिव हुए। वो 2 बार खशोगी से मिल चुके थे और इतना बड़ा पत्रकार दिन दहाड़े इस्तांबुल के बीचों बीच गायब हो जाए तो उनके लिए भी चिंता की बात थी। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। अगले दिन जांच शुरू हुई। तुर्की के अधिकारियों ने दूतावास के बाहर लगे कैमरों के फुटेज निकाले और फुटेज में उन्होंने खशोगी को अंदर जाते हुए तो देखा, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं। खशोगी चूंकि अमेरिका में रहकर काम कर चुके थे, लिहाजा मामले को इंटरनेशनल होने में भी देर नहीं लगी। वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जार्ड कुशनर को फोन गया।
कुशनर मिडिल ईस्ट का जिम्मा संभाले हुए थे और एमबीएस से उनकी अच्छी दोस्ती भी थी। एमबीएस से जब इस बाबत सवाल हुआ, उन्होंने कहा जमाल खशोगी सऊदी नागरिक था, वो दूतावास में गया, लेकिन उसके साथ हुआ क्या हम जानना चाहेंगे। खशोगी की मौत के 24 घंटे के अंदर एमबीएस से बात कह रहे थे, लेकिन तुर्की इंटेलिजेंस पहले ही समझ गई थी कि एमबीएस को खशोगी का हश्र मालूम था। दूतावास में लगे बक्स ने सारी कहानी सामने ला दी थी। 2 दिन बाद ही दुनिया को खशोगी की हत्या का पता चल गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक तुर्क अधिकारी के हवाले से लिखा, खशोगी को आरी से टुकड़े टुकड़े किया गया था। खशोगी की हत्या हुई, ये बात पूरी दुनिया के सामने थी। एमबीएस का हाथ हो सकता है, सबको शक था, लेकिन ये साबित करने के लिए अधिकारियों को पहले खशोगी का शरीर चाहिए था, बॉडी। खशोगी की हत्या के 2 हफ्ते बाद तुर्की की पुलिस को दूतावास में जाने की परमिशन मिल पाई। इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से तमाम बहाने बनाए। कभी कहा कि खशोगी दूतावास छोड़ चुके हैं, कभी कहा कि शायद अंदर ही होंगे, फिर कहा कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। असलियत जांच से ही पता चल सकती थी। जांच के नाम पर आई सऊदी टीम इस्तांबुल में थी। बाद में तुर्की के अधिकारियों को पता चला कि इनमें से एक केमिस्ट और एक पॉइजन एक्सपर्ट था। 2 दिन दूतावास में बिताने के बाद ही उन्होंने तुर्की के विशेषज्ञों को अंदर जाने की परमिशन दी। हत्या के 13 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर के रोज फॉरेंसिक विशेषज्ञ दूतावास के अंदर घुस पाए। एक स्निफर डॉग फ्रिज की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था। असलियत में कुछ मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि वारदात की जगह को पूरी तरह से सफा चट कर दिया गया था। पूरी बिल्डिंग केमिकल से महकती थी। बरामदे को ब्लीच कर दिया गया था, जबकि दीवारों पर पेंट पोत दिया गया था। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगी गई तो कहा गया कि 2 अक्टूबर को इमारत के सभी सीसीटीवी कैमरे खराब थे, जबकि बिल्डिंग के बाहर का फुटेज तो पहले ही देखा जा चुका था। तुर्की के विशेषज्ञों ने दूतावास में मौजूद गाड़ियों की जांच करना चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ 13 घंटे दिए गए। अंदर एक कुआं भी था, 21 मीटर गहरा कुआं, जिसमें सिर्फ 9 मीटर पानी भरा था। खशोगी की लाश के टुकड़े उसमें हो सकते थे, लेकिन सऊदी अधिकारियों ने कुएं को खाली करने से मना कर दिया। सिर्फ पानी का एक नमूना लेने की अनुमति दी गई। यहां से भी कोई सबूत हाथ नहीं आया। तुर्की की जांच टीम को पता चला कि घटना से पहले सऊदी टीम जंगल के कुछ दूर के इलाकों में रेकी करने गई थी। शायद वो बॉडी को छिपाने का ठिकाना ढूंढ रहे थे। अगले 30 दिनों तक 500 लोगों की टीम ने चप्पा चप्पा छाना, कचरे में खोजा, कुएं में देखा, शहर के बाहर के जंगलों में ढूंढा, लेकिन तुर्की की पुलिस खशोगी के शरीर के अवशेष कभी नहीं ढूंढ पाई। सारे प्रयास विफल रहे। खशोगी की बॉडी गई कहाँ? ठीक जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ थ्योरी जरूर है। साल 2019 में अल जजीरा ने खशोगी के मर्डर पर एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसमें इस्तांबुल के सऊदी दूतावास में मौजूद एक अवन यानी चूल्हा भट्टी के बारे में बताया गया है। दिलचस्प बात यह कि यह अवन हाल ही में बना था और शायद इसे खास खशोगी की बॉडी के टुकड़ों को डिस्पोज करने के लिए ही बनाया गया था। डॉक्यूमेंट्री में अवन बनाने वाला बताता है कि अवन को गहरा बनाया गया था और यह 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर सकता था। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि खशोगी की बॉडी को जलाने में कुल 3 दिनों का समय लगा और यह पूरा उपक्रम टुकड़ों में अंजाम दिया गया। बाकायदा बॉडी जलाने के बाद उसी जगह पर बड़ी मात्रा में मीट पकाया गया, ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। सबूत न होने की स्थिति में यह कहानी भी बस अंदाजा ही है। सस्पेंस आज भी कायम है। इसी के साथ एक और सवाल था, जो खशोगी की मौत के कई समय बाद तक कायम रहा, कि खशोगी की हत्या करवाई किसने। दुनिया कहती है कि एमबीएस, तो सबूत क्या है? यहां से इस कहानी में एंट्री होती है अमेरिकी खुफिया एजेंसी की, जिनके हाथ एक ऐसा मैसेज लगा जिसने सारे राज से पर्दा उठा दिया। खशोगी के साथ हुआ क्या था, इस असलियत का शायद कभी पता ही नहीं चलता अगर तुर्की के पास कॉन्सुलेट की रिकॉर्डिंग ना होती। रिकॉर्डिंग में काटने की आवाजें आ रही थी। टाइम कोड से तुर्की अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि खशोगी को कोई ड्रग दिया गया होगा। दूतावास में पहुंचने के 18 मिनट बाद, इसके 6 मिनट बाद आरी की आवाज आने लगी। रिकॉर्डिंग पक्का सबूत था, लिहाजा कुछ हफ्तों की आनाकानी के बाद सऊदी अरब ने माना कि खशोगी का मर्डर हुआ। उन्होंने दावा किया कि यह एक रोग ऑपरेशन था, यानी कुछ बेकाबू और अति उत्साहित लोगों ने यह काम किया और सरकार का इसमें कोई दखल नहीं था। हर जगह यही घिसी पिटी स्क्रिप्ट देती जाती है। असली कहानी क्या थी, ये सीआईए की जांच में बाहर आया। सीआईए के डायरेक्टर जीना हेस्पेल को खशोगी के आखिरी पलों की रिकॉर्डिंग सुनाई गई। सीआईए की जांच में कई बातें सामने आई। मसलन क्राउन प्रिंस ने हत्या से पहले और बाद में अपने मीडिया सलाहकार सऊद अल कहतानी को कम से कम 11 मैसेज भेजे थे।
सीआईए को एमबीएस और उनके एक सहायक के बीच एक फ़ोन कॉल का भी सबूत मिला। ये बातचीत घटना से 1 साल पहले हुई थी, जिसमें एमबीएस खशोगी को ज़बरदस्ती सऊदी अरब वापस लाने की बात कह रहे थे। कॉल में एक जगह वो कहते हैं कि अगर वो ना माने तो ब्रिंग हिम विद अ बुलेट। ये कॉल सितंबर 2017 में की गई। कब? खशोगी के भागने के कुछ महीनों बाद। सीआईए ने पाया कि खशोगी के हत्यारे एमबीएस के अंदरूनी सर्कल के मेंबर थे। तुर्की के राष्ट्रपति के सलाहकार यासिन अक्ताय के अनुसार एमबीएस से पूछे बिना ये लोग टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे। सीआईए के विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकला कि खशोगी की हत्या की योजना लंबे वक्त से बन रही थी और एमबीएस का इसमें बड़ा रोल था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक रूप से कभी इसे स्वीकार नहीं किया, न ही सऊदी अरब के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। कार्रवाई के नाम पर सऊदी सरकार ने 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए और 5 को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि चंद दिनों बाद ही अचानक खशोगी का बेटा सलाह खशोगी सामने आया और उसने आरोपियों को बख्श दिया। सऊदी अरब के कानून के तहत परिवार वाले चाहें तो माफ कर सकते हैं हत्यारे को, लिहाजा इस केस में फांसी रोक दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय बाद सलाह और उनके परिवार को एमबीएस की तरफ से $4 मिलियन दिए गए। खशोगी और उनकी मंगेतर का क्या? खशोगी की मंगेतर आज भी न्याय की अपील कर रही हैं। खशोगी की बॉडी आज तक नहीं ढूंढी जा सकी। खशोगी की कहानी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो द डिसिडेंट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं। इसी नोट पर आज का एपिसोड हम अलिफ लैला का कंक्लूड कर रहे हैं, जिसे कमल ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।